हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग गद्य खंड से पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग काव्य खंड से कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके उसे पहले देख लीजिए। आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले जानेंगे कि श्रम विभाजन क्या होते हैं, श्रम क्या होते हैं, श्रम क्या होंगे, विभाजन क्या होंगे और जाति प्रथा क्या होते हैं। देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं श्रम। श्रम क्या होते हैं? श्रम होते हैं काम। क्या होते हैं? काम होते हैं। विभाजन मतलब होता है बांटना, काम को बांटना जाति के आधार पे, जाति के आधार पर काम को बांटना, इसे हम लोग कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जिनके लेखक हैं, जिनके कवि हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो दलित परिवार से आते थे। कैसे परिवार से? दलित परिवार से। हम लोग पहले जानते हैं कि इसे हम लोग संविधान के निर्माता भी कहते हैं। संविधान के निर्माता भी इसे हम लोग कहते हैं। अब इसके मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में, इसकी पूरी हिस्ट्री अब हम लोग जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है, देख लीजिए, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, जिसे हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं। एमपी में एक जगह है मऊ, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। एक दलित परिवार में। कैसे परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। आगे हम लोग जानते हैं मृत्यु। इनका मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में। आपको मृत्यु भी याद रखना है। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। लेकिन दिल्ली में किस जगह हुआ था ये नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं इसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है यहीं से हुई थी, मध्य प्रदेश से ही हुई। लेकिन आगे पढ़ने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए इसको प्रोत्साहन जो दिए, इनको आगे पढ़ने के लिए जो रुपये दिए, ये प्रोत्साहन जो दिए उसके उच्चतर शिक्षा के लिए। उच्चतर होता है कि आगे शिक्षा के लिए, और ऊपर पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा नरेश। कौन कहे थे? बड़ौदा नरेश दिए थे। इसे आगे बढ़ने के लिए, आगे शिक्षा पाने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो कौन दिए थे? बड़ौदा नरेश दिए थे। तो उसके बाद वो कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए, अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे। अमेरिका में ये पड़ता है न्यूयॉर्क, यहाँ पे वो पढ़ने के लिए गए थे। तो आपको पूछा जाएगा उच्चतर शिक्षा के प्रोत्साहन उसे किसने दिया? तो कौन दिए थे? बड़ौदा नरेश दिए थे। ठीक है, इनके चिंतन व रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इनके जो गुरु थे 3 थे। कौन थे? एक बुद्ध थे, आपको याद रखना है, कबीर जी थे, और एक ज्योतिबा फूले थे। 3 गो थे इनके शुभ चिंतक, गुरु थे इनके शुभ चिंतक। 3 थे, आपको याद रखना है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके प्रमुख रचनाएं और भाषाएं। इसकी प्रमुख रचनाएं और भाषाएं। भाषाएं मतलब भाषाएं जो हम लोग लिखे हैं, मतलब भाषण, इनके भाषण, इनके रचनाएं और भाषण जो है इनके। पहला हम लोग देखिए कुछ छोड़ दिए हैं जो नहीं के बराबर पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे वही हम लोग लिखे हैं। देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और हम लोग ये भी थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है। ये क्या है? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध है। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा है द अनचेटेबल। तीसरा है हु आर द्राज। चौथा है बुद्ध एंड हिज धम्मा। पांचवा है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और छठवां है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो हम लोग क्या जाने? इसके प्रमुख रचनाएं को जाने और भाषा। ये जो रचना किए, रचनाओं में वो सिर्फ भाषाएं, मतलब वो भाषण दिया करते थे, भाषण लिखते थे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कास्ट, कास्ट क्या होते हैं? जाति पर। इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा द अनचेटेबल। तीसरा हु आर द्राज। चौथा है बुद्धा एंड हिज धम्मा। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देख लीजिए, लिख लीजिए, ये आपको पूछा जाएगा। एक कोई भी दे दिया जाएगा रचनाएं, और आपको पूछेगा ये किनके हैं, तो आप कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के कुछ पद से इनको
वार्ड में इसको 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसके जो ग्रंथ है 21 खंडों में प्रकाशित हुए हैं भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी भाषांतरित करने वाले, देखिए ये जो लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिया गया है, ये लिया गया है इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो रचनाएं उन्होंने किए हैं इसको हिंदी में लिखने का काम, इसको हिंदी में भाषांतरित करने का काम, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा इनको समझाने का प्रयास कौन किए हैं? ललई सिंह यादव किए हैं। कौन किए हैं? ललई सिंह यादव। इतना हम लोग जाने भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। ठीक है, हम लोग एक बार शॉर्ट में इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे, वो लिखे कि कौम के आधार पर, जाति के आधार पर उसे कौम को क्यों बांटा गया है। ठीक है, तो यही लिखे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम होते हैं कौम, विभाजन मतलब होते हैं बांटना, जाति मतलब आप जाति समझते हैं, प्रथा जाति प्रथा, यानी कि जाति के आधार पर कौम को बांटा गया है, कौम को बांटा गया है। जिनके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं, इसे हम लोग संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संविधान का निर्माण करने वाले भीमराव अंबेडकर जी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, दलित परिवार में हुआ था, एक छोटे कास्ट में हुआ था। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? जाके दिल्ली में, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ? महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनको आगे शिक्षा देने के लिए, जब ये आगे शिक्षा पाना चाहते थे, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, इनको पैसे से मदद करने के लिए कि आगे वो पढ़ाई कर सके, उसको बड़ौदा नरेश ने दिए। तब जाके वो कहाँ गए पढ़ाई करने के लिए? न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। इनके शुभ चिंतक रचनात्मक जैसे 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके ये तीनों मुख्य रूप से इनके गुरु बने। ये गुरु मानते थे इन तीनों के, तो आपको पूछ सकता है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं, आप देख लीजिए, 6 हम लिखे हैं, आपको 6 भी याद रखना है। भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के खंड से, मतलब भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के पाठ से कुल इनको 21 खंडों में इनके जो भाषण है वो प्रकाशित हुए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनको हिंदी में भाषांतरित करने का काम ललई सिंह यादव ने किया है। ललई सिंह यादव ने किया, आपको इतना याद रखना है, आप लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग, जो ललई सिंह यादव लिखे उनके बारे में हम लोग जानते हैं और हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहता है कि विडंबना क्या होते हैं? विडंबना होते हैं दुख। क्या होते हैं? दुख होते हैं। कहता है कि यह दुख की बात है कि इस युग में भी ये जातिवाद की जो भावना है यह कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। ये जातिवाद का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, कहीं पर इसका समर्थन भी करते हैं इस जातिवाद पर, कहीं पर लोग इसका समर्थन करते हैं, इसका दुरुपयोग भी करते हैं जातिवाद को लेकर। समर्थक का एक आधार यह कहा जाता है, जो समर्थक है उसका एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को अवश्य मानता है। कहते हैं कि समझिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक होते कि अभी हम लोग क्या है? मॉडर्न में है। अभी सभ्य समाज को कार्य कुशलता के लिए, इस कौम के लिए श्रम विभाजन जो अलग अलग प्रकार से इस कौम को बांटा है, ये इसे आवश्यक मानता है, इसको जरूरी मानता है। अभी इस कौम को, जो जाति के आधार पर कौम को, जैसे हम लोग कहते हैं, समझिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि यादव क्या है? कि दूध बेचने का काम करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कुम्हार क्या करते हैं? मिट्टी का घड़ा बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं? सौ कहते हैं। सौ क्या करता है? अधिकांश दुकान चलाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं शर्मा क्या करता है? लकड़ी का जो सामान बना के बेचते हैं, बढ़ई जिसको कहते हैं। तो ये क्या हुआ कि कौम के अनुकूल इसको बांटा गया है कि यादव जो है दूध बेचने का ही काम करते हैं, कुम्हार क्या है कि मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, सब क्या है अधिकांश दुकान चलाते हैं, शर्मा क्या जो बढ़ई लकड़ी का सामान बनाते हैं। इस तरह के, तो अभी भी इस समय में अभी भी लोग मानते हैं कि अगर
श्रम विभाजन के आधार पर अगर काम को बांटा गया है तो एक तरह से ये भी ठीक है, अभी भी लोग इस बात को मान रहा है। और चूंकि समझिए, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। दूसरा रूप श्रम विभाजन का क्या है? दूसरा रूप श्रम विभाजन का जाति प्रथा भी श्रम विभाजन, ये जो जात पात को बांटा गया है काम के अनुकूल, ये भी एक तरह से उसका दूसरा रूप है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर बांटा गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क से संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा जो है, ये जाति प्रथा, ये जाति पाति जो कौम को अलग अलग बांटा है जात के आधार पर, ये इसके साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। क्या क्या हुआ है? श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कहता है कि श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। मतलब क्या है कि ये अलग अलग तरह से नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है। कहते हैं क्या, समझिए कि ये जाति प्रथा की एक विशेषता ये भी है कि काम के अनुकूल जाति को, कर्म के अनुकूल जो काम दिया गया है, अलग जाति के लोग जो हैं इस चीज को देखकर, काम को देख करके उच्च नीच समझ रहे हैं। कुछ लोग नीच उच्च समझ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, कोई बड़ा कर रहे हैं, कोई छोटे है तो छोटे ढंग से कर रहे हैं। तो ऐसे चीजों को देखकर वो जात में भेदभाव कर रहे हैं, उच्च नीच की करार देते हैं कि तुम छोटा है हम बड़ा है। काम के अनुकूल, देखिए काम के अनुकूल छोटा बड़ा कर दिया गया है, जो कि विश्व में, जो कि संसार में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये विश्व में ऐसी समाज काम को लेकर उच्च नीच करार दे देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये जाति प्रथा जो लागू हुआ है, ये मनुष्य की रुचि पर नहीं है। ये जो काम थे, काम के आधार पर इस चीज को बांट दिया गया है, लेकिन मनुष्य की रुचि में यह चीज नहीं है, क्योंकि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का नियंत्रण करने के लिए एक आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक सीमित रहती है। ये जाति प्रथा इतनी खराब चीज है कि इसमें लोगों को बांध कर रख देती है। ये क्या है कि मनुष्य को बांध कर रख देती है। क्या करके रख देती है? बांध के रख देती है। इस जाति प्रथा में एक ही चीज होती है कि मनुष्य ना जिस ओर जाना चाहता है वो उस ओर जा नहीं पाता है। ये मध्य युग की बात है, तभी की बात है। अभी सारा चीज बदल चुका है। अभी हम लोग मॉडर्न में हैं। मॉडर्न में है। तो क्या कहा गया है कि ये जाति प्रथा नामक जो बातें हैं, ये मनुष्य को बांध कर रख देती है, जंजीर की तरह बांध कर रख देती है। उसकी रुचि तक, उसकी जो आगे रुचि है अलग अलग प्रकार से काम करने की, वो नहीं हो पाती है। वो एक क्षमता भर सीमा तक ही रह जाती है। तो हम लोग इसमें क्या जाने? हम लोग इसमें ये जाने कि ये जाति प्रथा को कहीं पर अच्छा भी कहा गया है, कोई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कहीं पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। कहीं पर कौम के अनुकूल जो कौम है, जाति के अनुकूल जो कौम है, कहीं पे लोग इसका विरोध नहीं भी कर रहे हैं अभी के समय में, कहीं पे कर रहे हैं। जाति प्रथा की एक और विशेषता यह भी कहा गया है कि ये लोगों को जंजीर में बांध कर रख देती है, अपनी रुचि के अनुकूल इसे काम नहीं करने देती है। जो आदमी चाहता है कि हम अलग अलग प्रकार के काम करें, लेकिन जाति प्रथा ये बंद कर रख देती है। ठीक है, ये अपनी एक क्षमताओं तक रखती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध भी देती है। कहता है, ये पंक्ति हम लोग समझते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को जो है, जो काम जाति के आधार पर जो काम बांटा गया है, वो एक ही जंजीर में मानव को जकड़ कर रख देता है, पेशों में बांध कर रख देती है। भले ही पेशा अनुपयोग या
अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाएगा। मान लीजिए कि आप जादव है, समझिएगा जादव है, और आपका काम है कि दूध बेचना। आप क्या है कि एक ही पेशों में बंधे हुए हैं, दूध बेचने का ही काम है। अगर मान लीजिए कि अगर नहीं है, अगर गाय भैंस नहीं है तो फिर आप क्या कीजिएगा बताइए। यही कहा गया है कि इसमें कि मनुष्य को एक जीवन भर के एक पेशों में बांध देती है, भले ही पेशा उपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, लेकिन एक ही पेशों में उसको बांध कर रखा जाता है कि अगर आप यादव है तो आपको दूध ही बेचना होगा, दूसरा कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य भूखे मर जाएगा। अगर एक ही पेशा में वो बांधे रहेगा तो वो मर जाएगा। आधुनिक युग में मॉडर्न युग में यह स्थिति प्राय आती है, और ये प्राय आती भी है, नहीं आती है। अब मान लीजिए कि कोई का बढ़ई है, अगर वो काम कर रहा है लकड़ी का, अगर वो एक ही पेशा में अभी भी अगर बंधा हुआ है, अगर दूसरा काम उसे कुछ नहीं आता है या तो वह करना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति अभी भी दिखाई दे रहा है, आधुनिक में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधे में समझिए, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया वह तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकामत परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि उद्योग धंधे में क्या होता है कि यह प्रक्रिया तकनीक में मतलब टेक्नोलॉजी के विकास से कभी कभी आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, कभी कभी ये अलग भी हो जाता है, परिवर्तन भी हो जाता है, बदल जाता है, नहीं बदल जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग लेते हैं कि कोरोना काल की हम लोग बात करते हैं, समझिएगा, हम लोग कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल में जो टीचर लोग हुआ करते थे, जो टीचर थे, उनको भी सब्जी बेचना पड़ता था कोरोना काल में। तो यही कहा जा गया है कि समझिएगा कि ये जो पेशा है ना, ये बहुत ही खराब चीज़ें हैं, ये जो है बहुत ही बुरी आदतें हैं और बुरी चीज़ें। क्योंकि उद्योग धंधे समझिएगा, उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या हो चारा रह जाएगा। बताइए क्या कहते हैं, ऐसा नियम लागू कर दिया जाए। अभी हम आपको बताएं कि अगर आप टीचर हैं तो आप सिर्फ पढ़ाने का ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, अगर विद्यार्थी नहीं उस टीचर को मिलेगा तो वो मर नहीं जाएगा, भूख से बिल्कुल मर जाएगा। वही कहा गया है कि और यदि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, अगर स्वतंत्रता ना हो, बदलने की नियम अगर ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा। बताइए, अगर आपको बदलने की, आप टीचर है, अगर आपको टीचर के अलावा दूसरा काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर आप भूखे मर जाइएगा, नहीं मर जाइएगा, दूसरा काम नहीं पकड़िएगा। तो अगर ऐसी स्वतंत्रता ना हो तो उसके बाद क्या, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। नहीं बनी हुई है, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है भारत में? ये बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि वो जाति के आधार पर ये काम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसी कारण से ये जो नियम बना, देखिए ये जितने भी बातें लिखी गई है सब मध्यकाल की है। ठीक है, मध्यकाल की, हम लोग मॉडर्न में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी यही लिखे हैं, वो कहते हैं कि अगर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए लोग भूखे मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, इसके अलावा चारा उसके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और इस प्रकार पेशा परिवर्तन करने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भी भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण बन गई है। ये बेरोजगारी जो बढ़ गई है क्या है, ये जाति प्रथा के कारण बना है, जाति प्रथा के ही कारण बना है। जाति के आधार पर जो कम लोग कर रहे हैं, इसी के कारण भारत में बेरोजगारी बनी हुई है। ठीक है, जाति प्रथा का श्रेय, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा नहीं है, अब स्वतंत्र है। अब मनुष्य मॉडर्न में जो काम करने का है वो काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये मध्यकाल की लिखी हुई है, इसी वजह से इस तरह के शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा का श्रेय विभाजन मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह निर्वात रूप से सिद्ध हो जाता है कि इस आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियम से जकड़ कर नियंत्रित बना देती है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना
सुनकर आप लोग मुझ पर यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श का समाज क्या है? मेरे क्या कहते हैं, फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज का क्या है? हाँ, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तब बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरा प्रश्न पे यह है कि सभी को समाज में एक समान देखा जाए, सब समान हो, सभी स्वतंत्र हो, सभी समानता हो और सभी भाईचारे की तरह हो। क्या चीज की तरह हो? भाईचारे की तरह हो। क्या बोले भीमराव साहब अंबेडकर जी कि यदि आप हमसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ, समझिए मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, तो मेरा उत्तर हुआ कि मेरा आदर्श समाज है कि स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र रहे मनुष्य। क्या है कि स्वतंत्र रहे, किसी के ऊपर किसी प्रकार की दबाव ना हो, और समता मतलब समानता, एक समानता हो, सबके साथ एक समानता दिखाया जाए, और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे जैसा हो। क्या हो? भाईचारे जैसा आधारित हो। ठीक है, किसी भी आदर्श समाज में भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, इस छोर से उस छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उसकी रक्षा के प्रति सज्ज रहना चाहिए। जब एक दूसरे क्या है, एक दूसरे पर कोई पराक्रम कर देता है तो उसका साथ देना चाहिए, ये नहीं कि नहीं देना चाहिए। भाईचारे की तरह रहना चाहिए। सामाजिक जीवन के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। और इसका दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। क्या इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है? लोकतंत्र में क्या हुए, हम आपको बताए थे एक बार कि लोकतंत्र में जनता खुद मालिक होता है, खुद का मालिक होता है, स्वतंत्र होते हैं। लोकतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें एक आवश्यक है कि अपने साथी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहे। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी बहुत अच्छे जाति पे लिखे हैं कि क्या बताए हैं। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी कहते हैं कि देखिए ये जाति पाति की जो बातें हैं इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, और ये जाति के आधार पर जो कर्म को बांटा गया है ये भी सबसे बड़ा गलत चीज है। ये इनके खिलाफ है, विरुद्ध है। कुछ लोग इससे सहमत तो है लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी है। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी खुद इससे नाराज थे, इसकी विडंबना करते हैं, इससे बहुत दुखी है। क्या है कि अगर जाति के आधार पर कर्म को बांटा गया तो लोग इससे मर सकता है। इससे क्या होता है कि एक ही जंजीर में वो बंधा हुआ रहता है, इससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है अगर स्वतंत्रता ना हो कि दूसरा काम को करे तो हम लोग इतना सारा चीज समझ गए हैं, जान गए हैं। आप एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसिए हंसाइए अपने परिवार को। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका एग्जाम नजदीक है, आप मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।